अब हम बात करेंगे इंपीरियल ऑफिशियल्स की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा इंपीरियल हाउस होल्ड को डिस्कस किया कि मुगल एम्पर के साथ उनके हाउस होल्ड, उनके जो उनके महल या जो भी जिसमें वो मतलब रहते थे उनमें कौन कौन रहता था उनके साथ, बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली उनके साथ रहती थी। वाइफ्स के बारे में डिस्कस करा। अब अब हम उनके ऑफिशियल्स की बात करेंगे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन नोबल्स, कोर्टियर्स, ऑफिशियल्स थे, किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अकबरनामा जो है, अकबरनामा हमें एक्चुअली बहुत डिटेल इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, इससे जो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, तो अकबरनामा से हमें ये पता चलता है कि पूरा जो एम्पायर है वो बिल्कुल एम्परर के चारों ओर इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। इस तरीके से अकबरनामा में एम्परर को दिखाया गया है कि ठीक है, पूरी तरीके से एम्परर के ऊपर है जो भी है, और पूरा किंगडम मतलब इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि जो पूरा किंगडम है ना वो एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डीपली देखें, इन्होंने तो इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक एम्परर इतना बड़ा एम्पायर जो है वो संभाल नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे कि हम सुलही कुल की पॉलिसी की बात करें तो वो तो खुद ही अबुल फजल ने दी थी, उनका आइडिया था, और क्योंकि वो इतने इंडिपेंडेंट थिंकर थे और वो एम्परर का तो आइडिया मतलब नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि अकबरनामा जो क्रॉनिकल है उसमें तो इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके और ऑफिशियल्स होते थे जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता था, और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन और एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसके ऊपर इस पूरे स्ट्रक्चर जो था वो डिफाइन था उनका, और पूरा जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, और इस तरीके से सबका रोल डिवाइडेड था और डिफाइंड था, ताकि पूरा एम्पायर जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके। एंड हमें बहुत हायरार्की बहुत देखने को मिलती है, जैसे कि सबसे छोटा सोल्जर है, फिर वो एक छोटा थोड़े से और सोल्जर्स मिला के एक थोड़ा ग्रुप बना, फिर और सोल्जर्स मिला के एक और ग्रुप ऐसे बना, उसका वो हायर पोजीशन पे एक ऑफिसर है, उसके हायर पोजीशन पे एक कोई ऑफिसर है, इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की है, डिफाइंड थी, एक स्ट्रक्चर था, जिसके बाद ही ये एम्पायर जो इतनी अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाया। ओके, बहुत सारे ऑफिसर्स थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, और इन सभी ऑफिशियल्स को जो कि इंपीरियल कोर्ट से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे, रॉयल्स हो या फिर ऑफिशियल्स हो या ऑफिसर्स हो, इन सभी को हिस्टोरियन जो है वो कलेक्टिवली नोबिलिटी बुलाते थे, क्योंकि ये जितने भी ऑफिशियल्स थे ना ये बिल्कुल हाई एंड टॉप क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, और टॉप क्लास का हिस्सा थे, रिच थे, एलीट थे, तो इनको नोबिलिटी हम रिफर करते हैं, नोबिलिटी बोल के। अब नोबिलिटी का रिक्रूटमेंट कैसे होता था, देखिए हमने पहले भी पढ़ा कि औरंगजेब के अंडर भी जय सिंह एंड जसवंत सिंह, दो उनके बहुत खास वो थे। तो नोबिलिटी जो थे वो बहुत डाइवर्स एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से मुगल एम्परर्स के कोर्ट में रहते थे। ओके, तो इससे ये पता चलता है, और इससे ये पता चलता है कि यार कोई भी ऐसा एक ग्रुप नहीं है जो अथॉरिटी को, यानी कि जो एम्परर है उनको चैलेंज कर सके, क्योंकि हर उसका हर कम्युनिटी, हर एथनिक ग्रुप का कोई ना कोई रहता ही था, रिलीजियस ग्रुप्स का एम्परर के कोर्ट में रहता ही था। तो इस तरीके से कोई भी अथॉरिटी पूरे स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज ना कर पाए, और ये सभी एथनिक ग्रुप्स जो है वो रहे एम्परर के अंडर ही रहे। ठीक है, क्योंकि उनको उनके ऑर्डर्स ही फॉलो करने पड़ते थे ना एम्परर के। और ये जो पूरा ऑफिसर्स जो था, पूरा ये नोबिलिटी, इनको इस तरीके से इनको गुलदस्ता बुलाया जाता था। ठीक है, उनको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था कि जैसे एक गुलदस्ता जो है वो एक एम्परर ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो वो लॉयल्टी टू द एम्परर की वजह से ये सारे फ्लावर्स है, तो मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हम उनको नीचे से लाके ऐसे बांध देते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये ऑफिसर्स को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, कम्युनिटीज, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल से सभी जो डाइवर्स लोग हैं वो कोई ना कोई उनको पोजीशन दी गई है, कोई ना कोई ऑफिसर है, वो एक साथ आए हैं, और वो एक साथ कैसे रुके हुए हैं, क्योंकि वो सभी एम्परर को लॉयल है, एम्परर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो अकबर की सर्विस में जहाँ पे है तो तुरानी और ईरानियन नोबल्स भी प्रेजेंट थे। ठीक है, और बहुत लंबे समय से प्रेजेंट थे,
और बहुत सारे तो ऐसे थे जो हुमायूं के साथ चल के आए थे सफ़ाविद अपने डायनेस्टी से। हुमायूं अपने साथ बहुत सारे आर्टिस्ट लाए थे, बहुत ऑफिशियल्स लाए थे, कोचियर्स अपने साथ लाए थे, बहुत सारे और जो थे जो उनके लेटर मुगल एम्प्रेस के कोर्ट में भी थे, तो वो आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट से माइग्रेट होके आए थे और उनको वो मुगल कोर्ट में उन्होंने अचीव कर ली पोजीशन एम्प्रेयर को इम्प्रेस करके उनकी स्किल के साथ। तो इस तरीके से जो था ये पूरा नोबिलिटी जो कि ऑफिशियल्स एम्पीरियल ऑफिशियल्स हैं, इस तरीके से वो पूरी डिस्क्राइब की गई थी। आप ये ब्लू बॉक्स खुद पढ़ सकते हैं, इट्स ईजी, बट स्टिल अगर थोड़ा सा कहीं डाउट आता है, इफ़ यू वांट कि मैं इसको एक बार समझाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं ये ब्लू एंड एक्स्ट्रा पिंक बॉक्सेस जो अभी मैं वीडियोस में कवर नहीं कर रही हूँ, इनको समझाते हुए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Two ruling groups of Indian origin entered the imperial service from 1560 onwards: Rajputs and the Indian Muslims, that is the Sheikhazadas. Okay, राजपूत चीफ सबसे पहले जो थे वो राजा भरमल कछवाहा थे, जो कि काफ़ी फेमस अंबर जो थे वहाँ के थे। और ये अंबेर एक्चुअली बाद में इसका नाम चेंज करके जयपुर रख दिया गया था। तो अंबेर की बेटी जो थी उनकी शादी अकबर से हुई थी, अंबेर की बेटी की शादी अकबर से हुई थी। तो राजा भरमल जो है उनको भी एक पोजीशन दी गई थी अकबर के कोर्ट में। तो हिंदू कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो उनका ज़्यादातर हमें एजुकेशन के उसमें बहुत देखने को मिलता है, तो वो एजुकेशन की तरफ काफ़ी इंक्लाइन थे। तो उनका रोल जो था वो कोर्ट में वो इस तरीके से होता था कि या तो वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या अकाउंटेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मुंशीज़ वगैरह हम जिनका रोल डिस्क्राइब करते हैं, तो वो फाइनेंस को मैनेज करते थे। तो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो राजा तोदरमल थे, जो कि खत्री कास्ट को बिलोंग करते थे। ओके, तोडरमल सॉरी। तो ये हमें देखने को मिलता है डाइवर्स के ऑफिशियल्स किस तरीके से बनते थे। और उनके कोर्ट में ऐसा था कि ये होता है कि एक ग्रुप है तो वो ऐसा होता है, क्योंकि हिंदू में कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम में वो डिफाइंड रोल थे कि क्षत्रियाज है, वैश्याज है एंड ब्राह्मण्स हैं, इस तरीके से। तो वैश्याज उसमें जो होते थे बिजनेसमैन होते थे, वो अकाउंटेंसी वगैरह करते थे और फाइनेंस में काफ़ी अच्छे होते थे। तो इसीलिए एम्परर के कोर्ट में उनका रोल जो होता था वो फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड होता था। हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा ही था कि कैसे होता था इम्पीरियल हाउस होल्ड्स में कि कुछ बेगम्स होती थी जो रॉयल फैमिली से आती थी और फिर पॉलिटिकल अलायंसेस फोर्ड हो जाते थे। तो यहाँ पर हम यही एग्जांपल देखेंगे। देखिए, जहांगीर के अंडर पे ना इरानियंस बहुत ही हाई ऑफिसेस उनके अंडर में थी, क्योंकि नूर जहाँ जो कि जहांगीर की वाइफ थी वो एक ईरानियन थी। तो इस वजह से काफ़ी ईरानियन ऑफिशियल्स जो थे वो जहांगीर के कोर्ट में आते थे एंड वाइस वर्सा ऐसे कई इंडियंस भी थे जो ईरानियंस के कोर्ट में एम्प्लॉय किए गए होंगे। तो औरंगज़ेब के टाइम पे हमें दिखता है कि राजपूत्स जो है वो हाई पोजीशंस पे थे। तो हमें इससे दिख रहा है कि डाइवर्स तो था कल्चर, एंड जो एम्परर्स थे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे कि यार अगर कोई मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है तो उसको कोई हाई ऑफिशियल पोस्ट नहीं दी जाए, ठीक है। एंड औरंगज़ेब के अंदर ही जो है मराठा जो है वो काफ़ी नंबर बड़े नंबर्स में थे एज सोल्जर्स, एज ऑफिसर्स वगैरह। तो हमें ये डाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत ही क्लियरली देखने को मिलती है, ठीक है। अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट से मतलब जो एम्परर के अंडर कोर्ट में या इम्पीरियल ऑफिशियल्स थे, उनको एक नाम से पढ़ा जाता था मनसब्स। ओके, एंड ये मनसब्स काफ़ी रिस्पेक्टेबल होते थे, ये नोबिलिटी में काउंट होते थे, इनकी सैलरीज काफ़ी हाई होती थी। तो ये मनसब्स जो थे वो रहते तो एम्परर से ऑफ कोर्स नीचे ही थे, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस जो थी वो भी काफ़ी होती थी, ठीक है। और मनसब्स में दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस होते थे। क्या होता था, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक होता था ज़त, ठीक है, जिसका मतलब कि अगर किसी की हम बोलेंगे कि यार किसी की ज़त इतनी है, तो उससे पता चलता था कि उसकी पोजीशन कितनी है, ठीक है। तो ज़त से हमें पता चलता था कि उसकी सैलरी मतलब मनसबदार की सैलरी क्या है, और उससे हमें पता चलता था कि उसकी हायरार्की क्या है, मतलब कोर्ट में उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो कितने ऊपर है, मतलब वो एम्परर से कितने क्लोज है, या
एम्प्रर से कितने पास है, मतलब एम्प्रर से कौन से नंबर पे आता है, एम्प्रर अगर फर्स्ट नंबर पे इम्पोर्टेंस पर है तो वो कौन से नंबर पे एम्प्रर पे आता है, तो वो हायरार्की हमें पता चलती है, ठीक है। एंड सफ़र, जिसका मतलब है कि उसको कितने हॉर्समैन चाहिए थे अपनी सर्विस मेंटेन करने के लिए, तो ऑफकोर्स जितने हॉर्समैन, जितने सोल्जर्स उसके अंडर काम करेंगे, तो उसकी ऑफकोर्स पोजीशन उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो इन दो चीज़ों से हमें पता चलता था कि एक्चुअली एक मनसब का जो गवर्नमेंट कोर्ट के लिए काम कर रहा है उसकी पोजीशन क्या थी। तो ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि 17th सेंचुरी में मनसबदार जिनकी 1000 जत या ऊपर की होती थी उन्हें नोबल्स रैंक किया जाता था, जिसे बोलते थे उमारा, मतलब कि काफ़ी अमीर है, क्योंकि 1000 जट एक उस टाइम पे एक अच्छी खासी बड़ी रकम होती थी, बड़ी वैल्यू होती थी। तो इस तरीके से मनसब्स की पोजीशन डिटरमाइन की जाती थी कि उनकी इम्पीरियल उसमें उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। जो नोबल्स मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते थे अपनी आर्मीज़ के साथ, वो मतलब ऑफिसर्स होते थे, एम्पायर भी वो लोग सर्व करते थे। कैसे, देखिए, हर मिलिट्री कमांडर जो था उसको रिक्रूट किया जाता था, उसकी ट्रेनिंग पीरियड होती थी, उसके पास एक सर्टेन अम्यूनेशन का सेट होता था, तलवार है, धनुष है, बाण है, अपनी बंदूक, जो भी उस टाइम पर अम्यूनेशंस का, वेपन्स का यूज़ किया जाता था। तो उसको एक स्पेशल टेक्निक होती थी जो मुग़ल आर्मी में रिक्रूट होने के लिए आपको जिसके थ्रू ट्रेन करना पड़ता था। देखिए, हर जो वो होती थी, जैसे अगर आप रोमन एम्पायर की बात करेंगे या आप दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर की बात करेंगे, तो उनके जितने भी ऑफिसर्स होते थे जो आर्मी में सोल्जर ऑफिसर्स वगैरह होते थे, सभी का ट्रेनिंग का एक अपना तरीका होता था। तो मुग़ल आर्मी का जो ट्रेनिंग का था उसमें हर मिलिट्री कमांडर जब रिक्रूट होता था उसको उस ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता था, और उनके पास वो सारे वेपन्स होते थे, एम्यूनिशंस होते थे, ठीक है। जो ट्रूपर्स होते थे वो सुपीरियर हॉर्स, जो कि डग एक इम्पीरियल मार्क होता है जिससे कि पता चलता है कि हॉर्स कितना सुपीरियर। देखिए, एनिमल भी है लेकिन हर एनिमल भी उसकी भी रैंक होती थी, क्योंकि उस एनिमल की पावर पे डिपेंड करता था। ऐसे कई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉर्सेस होते थे जो दूसरे हॉर्स या तो ज़्यादा तेज़ भाग पा रहे हैं या ज़्यादा लंबे समय तक वो लोग फाइट कर पा रहे हैं बिना खाने या पीने के, या फिर उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि एक वूंड दो वूंड को सहन कर पा रहे हैं आसानी से और एकदम से फॉल आउट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हॉर्सेस जो थे ना, उनकी भी अपनी एक रैंकिंग होती है, और ये तो आज भी होता है कि हम जब रेस वगैरह में घोड़ों को दौड़ाते हैं तो अपने सबसे बेस्ट हॉर्सेस को ही हम रेसेस में दौड़ाते हैं, क्योंकि हॉर्सेस में भी रहती है उनकी खुद की पावर, डिपेंड करती है हर हॉर्स की, कोई हॉर्स की क्या पावर होती है, किसी की क्या स्पेशल फीचर होता है। तो उसी तरीके से उनमें रैंक्स होती थी, आर्मी ऑफिसर्स की भी रैंक्स होती थी। और जो एम्परर होता था वो अपनी आर्मी को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर था, क्योंकि वो आर्मी ही है जिसके ऊपर पूरा एम्पायर जो था डिपेंडेंट था। देखिए, अगर नई टेरिटरीज़ को उनको अक्विट करना है, कॉन्कर करना है, तो ऑफकोर्स उसमें आर्मी होती थी, क्योंकि आर्मी जाकर फाइट करेगी। अगर पुरानी टेरिटरीज़ में जो उनकी ऑलरेडी अक्वायर्ड है वहाँ पर कुछ रिबेल हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, तो आर्मी ही होती थी जो अगेन जाके इंश्योर करेगी कि उनकी आर्मी जीत ना जाए जो रिबेल कर रहा है। तो आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो था ही सही। तो एम्परर जो था वो पर्सनली देखता था कि यार कौन सी रैंक में कौन इंचार्ज है, इसकी क्या पोजीशन है, तो वो स्किल के बेसिस पे उनके उसके बेसिस पे देखते थे कि कौन कितना केपेबल है, उस हिसाब से उसकी वो रैंकिंग की जाएगी। जो हम मनसब सिस्टम ये पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, इसको अकबर ने डिज़ाइन किया था। ओके, अकबर ने इसको डिज़ाइन किया था, और उन्होंने एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो था उसको उनके साथ बिल्ड किया था ऑफ हिज नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग देम एज हिज डिसाइपल्स, मुरीद। तो जो भी उसकी नोबिलिटी थे, जो उनके अंदर मिनिस्टर्स, जो इम्पीरियल जिनकी हमने पढ़ी थी 1000 जट या अबव की जिनकी इज़्ज़त होती थी मनसबदार्स में, तो उनके साथ अकबर जो है वो एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन करते थे कि अकबर उनको अपना डिसाइपल या स्टूडेंट्स या प्यूपल्स की तरह ट्रीट करते थे। तो वो सभी नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे, एक सिलेक्टेड बैंड होता था, सिलेक्टेड ग्रुप होता था जिससे एम्परर काफ़ी क्लोज होते थे। तो उन्हें अकबर अपने
डायरेक्ट गाइडेंस के अंदर लेते थे और फिर उनको अपना एज पीपल ट्रीट करते थे। तो नोबिलिटी के मेंबर्स के लिए ऑफ कोर्स ये बात तो है कि अगर वो एम्परर को सर्व कर रहे हैं तो उसके मतलब उनको वेल्थ मिलेगी, रेपुटेशन मिलेगी, पावर मिलेगा, जो आज भी बहुत देखने को मिलता है। गवर्नमेंट में भी जितना हायर गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको उतनी वेल्थ, पावर और पोजीशन, रेपुटेशन, सभी चीज़ें मिलती है। तो उस टाइम पर भी नोबिलिटी के मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को इंपीरियल ऑफिशियल में ज्वाइन करा था, वो क्या करता था, एक नोबल जो ऑलरेडी नोबिलिटी में है उसके थ्रू एक पिटिशन लगाता था, ठीक है, जिसे बोलते थे तजवीज़, ठीक है। वो तजवीज़ एम्परर को पेश करता था, एम्परर देखते थे कि अच्छा ये नोबल है, फिर उसके बाद उसको रिक्रूट किया जाता था, ओके। अब देखिए बात ये है कि अगर नोबल भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जिसकी तजवीज़ उसने प्रेजेंट करी है उसको भी रिक्रूट करना कई बार एम्परर को पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। अगर एप्लीकेंट जो है वो मनसब की पोजीशन के लिए, मतलब अगर वो इंपीरियल कोर्ट के काम के लिए काम करने के लिए सूटेबल पाया जाता था, तो उसको जो जॉब है जो चाहिए होती थी वो उसको ग्रांट की जाती थी। मीर बख्शी जो था, मीर बख्शी जिसको हम बोलते थे पे मास्टर जनरल, ठीक है, वो पूरे कोर्ट में राइट ऑफ द एम्परर स्टैंड करता था, यानी एम्परर के सीधे हाथ पे स्टैंड करता था। और वो सभी को, मतलब मीर बख्शी जो था वो एक्चुअली एक मास्टर होता था जो एम्परर को सभी कैंडिडेट्स के साथ प्रेजेंट करता था कि देखिए ये कैंडिडेट है, इसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। और जो एम्परर होता था फिर वो इन कैंडिडेट्स को रिव्यू करता था और उन्हें लगता था कि अगर इसको अपॉइंट कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं, तो फिर एम्परर ऐसा कर देता था। और उनका जो ऑफिस होता था मीर बख्शी का, मतलब जहाँ पे वो जो और भी उसके मेंबर्स होते जो उनके अंडर काम करते थे, वो सील्स ऑर्डर्स प्रिपेयर करते थे जिनमें उनका सील एंड सिग्नेचर होता था, और एम्परर का भी सील एंड सिग्नेचर होता था कि ठीक है, अब ये दिस पोजीशन इज बीइंग ग्रांटेड टू द पर्सन और दिस पर्सन इज बीइंग प्रमोटेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। इस तरीके से एक पूरा, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल्ड एंड कितना वर्कड आउट, केयरफुली प्लान सिस्टम था हर चीज़ का। ऐसा नहीं कि बस एम्परर के मन में जो आया उन्होंने बोल दिया एंड किसी को भी कोई भी पोजीशन दे दी, एवरीथिंग वाज केयरफुली प्लान्ड, ठीक है। तो हमने अभी ये मनसब्स के बारे में पढ़ा, मीर बख्शी के बारे में पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट नोबल्स होते थे कोर्ट के। दो और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे इंपीरियल ऑफिशियल में काम करने के लिए, जिन्हें बोलते थे दीवानी आला, जिन्हें बोलते थे जो एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन है फाइनेंस मिनिस्टर, एंड सद्र उस सुदूर यानी कि मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, और मदाद ई मार्च दैट इज़ इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजीज। ये दो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री जो थी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थी। एंड क्यों इम्पोर्टेंट थी, देखिए जो दीवानी आला होता था वो फाइनेंस मिनिस्टर होता था। तो फाइनेंस तो इम्पोर्टेंट है ही से, क्योंकि अगर फाइनेंस मेंटेन्ड है और फाइनेंस में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, तभी जाके जो है वो आर्मी को मेंटेन कर पाएंगे और पूरा एम्पायर जो है वो मेंटेन हो पाएगा। देखिए एम्पायर के मेंटेन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एक तो एम्परर का खुद का मेंटेनेंस बहुत होता था, उसका, उनके कोट्स लग रहे हैं, उनकी ड्रेसेस, उनकी ज्वेलरी, उनके गिफ्ट्स, उनका पूरा इंपीरियल हाउस होल्ड है, वो चीज़ है। प्लस उनके एम्पायर को मेंटेन करने के लिए जो भी है, जैसे कि आर्मी मेंटेन करना है या फिर एट टाइम गिफ्ट्स देना है, सब्जेक्ट्स के लिए ग्रीवेंसेस दूर करना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। फाइनेंस की ज़रूरत तो होती थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता था एंड वेज प्रोवाइड करते थे कि किस तरीके से हम फाइनेंस पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, किन और जगहों से हम पैसे और ज़्यादा कमा सकते हैं। दूसरी पोजीशन होती थी सदर उस सुदूर की, जो कि मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स होते थे, या फिर मदाद ई मार्च की, जो कि अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजीज। मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि ग्रांट्स कौन सा ग्रुप जो है वो अनसेटिस्फाइड है एम्परर के साथ, या फिर कौन ऐसे गेस्ट है एम्परर के जो इम्पोर्टेंट है, उनको क्या ग्रांट देना है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो अनसेटिस्फाइड है और मिनिस्टर ऑफ ग्रांट जो सदर सुदूर होता है वो ध्यान नहीं रखता है, उनकी उनकी हेल्प नहीं करता है, उनको ग्रांट प्रॉपर ग्रांट नहीं देता है, तो वो आगे जाके रिवोट कर सकते हैं, जो कि फिर आगे जाके ऑफ कोर्स प्रॉब्लमेटिक होगा।
उसी तरीके से एक मदाद इमाश होता था जो जैसे काजीज़ को अपॉइंट करता था। काजीज़ का काम होता था कोर्ट कचहरी लगती थी, देखिए उस टाइप में कोई क्राइम्स वगैरह होते थे एंड सब्जेक्ट्स को पनिशमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए लोकल जजेस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि हर छोटे ग्रीवेंसेस के साथ लेके वो एम्परर के पास आ जाए। एम्परर के पास वही आती थी जो बड़ी या थोड़ी सी एक बड़ी स्केल पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती थी। तो अगर छोटी मोटी चोरी हो गई तो वो लेकर तो कोई एम्परर के पास आएगा नहीं। तो यहाँ पे लोकल जजेस का काम इंपॉर्टेंट होता था ताकि उनकी पूरी सब्जेक्ट जो है वो हैप्पी रहे और एम्परर का काम वो शेयर कर सके। ठीक है, तो ये 3 मिनिस्टर्स जो होते थे, जो कि होते थे दीवानी आला, सदर उस सुदूर एंड मदाद ई माश, ये 3 मिनिस्टर्स जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी जैसी एक साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मतलब इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, एक दूसरे के फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट नहीं था। ऐसा है कि दीवानी आला ने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि तुम ये जज को अपॉइंट करो, या मदादी माश ने बोला सदर और सदूर को कि यार इस को ये ग्रांट देना चाहिए। सदर और सदूर ने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला कि यार इस तरीके से हम पैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों लोग जो है वो साथ मिलके तो काम करते थे एक दूसरे के क्लोज, लेकिन फिर भी इनके फंक्शंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एडवाइजर्स होते थे ये पूरे एम्पायर को चलाने के लिए एम्पायर को हर चीज़ से असिस्ट करते थे, उनको सजेस्ट करते थे, उनको एडवाइस करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलके इतना बड़ा एम्पायर मेंटेन करने में हेल्प करती थी। ठीक है, अब जो नोबल्स होते थे जो कि मुगल कोर्ट में प्रेजेंट होते थे, तैनाती रकब, ठीक है, वो were a reserve force to be deputed to a province or military campaign. They were duty bound to appear twice daily, morning and evening, to express submission to the emperor in the public audience hall. They shared the responsibility for guarding the emperor and his household round the clock. तो स्टेशन होते थे, से मतलब है कि जो लोग वहाँ पे उनकी रक्षा के लिए, जैसे कि अगर इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बॉडीगार्ड, तैनात होना। तो बॉडीगार्ड्स जो स्टेशन होते थे उनका भी एक स्पेशल ड्यूटी होता था, उनका भी पूरा ड्यूटी जो है वो केयरफुली प्लान्ड होता था कि उनको 2 बार एम्परर के सामने आना है ताकि एम्परर को अपना सबमिशन दे सके कि यार हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके अंडर आपकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, और फिर जाकर वो वापस अपनी ड्यूटी पे लग जाते थे। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो एम्परर के हाउस होल्ड का भी ध्यान रखें एंड साथ ही साथ एम्परर का कोर्ट पे भी ध्यान रखें। तो प्राइवेट एंड पब्लिक अफेयर्स जैसे हम बोल सकते हैं, तो प्राइवेट बॉडीगार्ड एंड पब्लिक एंड इस तरीके से प्रोफेशनल जो कि उनके वर्क के लिए भी है और घर के लिए भी है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हमें डिटेल्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखने को मिलता है जो उस टाइम पे चलता था। एंड बहुत सारी चीज़ें अकबर के अंदर जो प्लान की गई थी जैसे मनसब सिस्टम वगैरह, ये कुछ ऐसा कारण था जिस वजह से अकबर का जो एम्पायर था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट था पूरे मुग़ल एम्पायर में।